नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों की हदबंदी को लेकर के प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आज ऑलमोस्ट कश्मीर प्रोविंस को कवर कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने यूँ कहिए कि सब लोगों से मुलाकात की, जितनी भी सियासी जमातें हैं। हम सब जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिफरेंस यानी अलहदगी पसंद की है। उन्होंने बीच में इस आयोग के समक्ष जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि इंटरेस्टिंग या दिलचस्प बात यह भी है कि काफ़ी सारी ऑलमोस्ट बाकी सारी सियासी जमातों ने आज मुलाकात की, खुलकर बातचीत की, जो जो सुझाव थे उनके समक्ष रखे और बताया कि इस तरीके से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। उन्होंने अपने अपने डाउट्स भी क्लियर किए, लेकिन आपको बताते चले कि इसका पैटर्न रहता है, एक पैमाना रहता है, उस पैमाने के मुताबिक ही निर्वाचन क्षेत्रों की हदबंदी होती है। लेकिन आज जब सुबह सुबह पहलगाम में ये आवाज़ आई कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बाइकआउट किया, तो ऐसा लगा कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में प्रतिस्पर्धा तो नहीं बन गई है, और शायद यही कारण था। लेकिन असल बात यह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों का कहना था कि उनको आयोग के सामने पूरे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। उनका ये आरोप था कि इनवाइट तो सबको किया गया है, लेकिन लिमिटेड लोगों को जाने दिया जा रहा है। होम शैली बेग के जो लारमी हैं विधायक, फॉर्मर विधायक अब्दुल मजीद लारमी, उन्होंने ये शुरू में आरोप लगाया था और उनका कहना था कि बुलाया गया, हम तेल खर्च के भी यहाँ पर पहुँचे, टाइम वेस्ट करके भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जिला अध्यक्षों को ही अनुमति दी जा रही है। पहले वो नाराजगी वाले पल आपको दिखाते हैं। देखिए फिदा साहब, पहले मैं आपको क्लियर करूं, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई बाइकआउट नहीं किया था। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हमें अंदर लेने की इजाज़त है। सो कोई खुदा न खास्ता कोई हमने बाइकआउट नहीं किया था। जब कल हमारी पार्टी मिली थी तो आज भी हमें हिदायत है कि वी हैव टू बी ए पार्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। हम मिले तो हमने कमीशन से बात की अच्छे से। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड होपफुल कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इंशाल्लाह रहमान ये कमीशन काम करेगा। आगे भी इनसे और कई मुलाकातों का इंशाल्लाह मुलाकात करने का मौका मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने वहाँ पे रखा कि 5 अगस्त का जो ये फैसला था ये 2019 का, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी को रखा है। आपको वेट करना था कि सुप्रीम कोर्ट की जो अर्जी है उसका जो वर्डिक आता, उसका जो फैसला आता, उसके बाद अगर डिलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस कर लेता तो ठीक था। लेकिन खैर उन्होंने उसको अभी साइड में रखा। लेकिन हमने सोचा कि कहीं लोगों के साथ गलत ना हो, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, प्रॉपरजाई के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमने इसमें हिस्सा लिया। अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें, हमारे टीम को, सकीना जी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, शाह साहब को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं हमारा, कोई सिर्फ डिस्ट्रिब्यूटर 4 को कर रहे हैं और किसी को नहीं। फिर क्या फायदा? उधर से श्रीनगर से उन्होंने बोला कि 4-4 या 5-5 जितने भी आपका टीम है, 4 हो या 5 हो, हम सबको बुलाएंगे। 50,000 का तो तेल हमें लगा। ये बिल्कुल इनवाइट किया गया, तो वैसे ऐसे फजूल में हम आते तो हम कोई नहीं, हम सारे बाइकआउट कर रहे हैं। अंदर जाने के लिए हम बाइकआउट कर, हम तो पार्टिसिपेट करने तो आए थे, हम तो आए थे वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। या तो इनको ये डर है कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, इसलिए, क्योंकि हम तो अपनी बात करेंगे। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि किस तरीके से उत्सुकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। उत्सुकता आपने देखी। होम शैली बेग के फॉर्मर एमएलए जो हैं अब्दुल मजीद लारमी, उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की, और दूसरी तरफ जो अल्ताफ कल्लू हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो पब्लिक के लिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं उत्सुकता है, वो बताना चाहते हैं कि कहीं डिलिमिटेशन में उनके साथ इनजस्टिस ना हो जाए या किसी तरह की कोई गुंजाइश ना बचे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी फिदा हुसैन। फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेल फिदा, आज पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी लोगों की, जो लोग मिलने जा रहे थे, जो सियासी अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक रखते थे? बिल्कुल विनोद, आज सुबह से ही अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ बाकी पार्टियों की बात करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज जो है काफी अच्छी नजर आ रही थी जब वो उन्होंने प्रवेश किया पहलगाम क्लब का। तो सभी राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि हमें आशा है कि सब कुछ होगा,
सोशल मीडिया पे ये बाकी बातें चल रही थी, उसका नहीं करना चाहिए। जब वो मुलाकात की तो मुलाकात बिल्कुल अच्छे माहौल के, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना किया। उसके बाद ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मानना है कि हमें 4 लोगों को बुलाया था, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे 16 जो कांग्रेस थे वो लोग पहुंचे, लेकिन उसके बाद हमें यही कहा गया कि 4 लोगों को अनुमति है और आप जा सकते हैं। उस नाराजगी, उसके बाद उनको वो फिर वापस आ गए, उन्हें इस मीटिंग का वो हिस्सा बना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद रफी जो कि पार्टी के नेशनल काउंसिल मेंबर आबिद हुसैन थे और बाकी लोग भी थे। यानी कि अगर देखा जाए तो कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। अपनी पार्टी के मोहम्मद रफी अहमद मीर जो है उनके नेतृत्व में उन्होंने मुलाकात की है। वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो गुलजार अहमद मानी जो पूर्व विधायक है, उनके साथ मोहम्मद इकबाल मीर, इनायतुल्लाह रातर, शाहिना निदा, वो वहाँ पे थे, उन्होंने उनके साथ मुलाकात की और बाकी भी थे, बाकी जुलूस के। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर माहौल बड़ा अच्छा था और अच्छे माहौल के बीच में जो मुलाकात डिलिमिटेशन कमीशन के सामने, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारे सामने पहुंचे और हमारी बात, हमने अपनी बात जो है वो रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, सबका ये मानना है कि फेसबुक जो है, जो राज्य का दर्जा है वो मिलना चाहिए और राज्य के दर्जे से पहले अगर अब डिलिमिटेशन होता है और उसके बाद चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो मीटिंग है तकरीबन ये कहा जाता है कि 7 से ज्यादा जो प्रतिनिधि मंडल है, जो लोग हैं, वो उन्होंने वहां से मुलाकात की है डिलिमिटेशन कमीशन के साथ। जी फिदा, कश्मीरी विस्थापित पंडितों ने जब मीटिंग की तो उनके क्या मुतालबात थे, उनका क्या कहना था, वो क्या डिमांड कर रहे थे? उनका ये कहना है कि हमारे लिए भी जो है रिजर्व सीट रखी जाए ताकि हम भी चुनाव प्रक्रिया में जो है वो भाग ले। और उनका यही कहना है कि जब हमने इस टीम के साथ मुलाकात की तो हमें आश्वासन दिया गया है और आश्वासन यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने यही कहा कि आश्वासन मिला है सभी को। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कमीशन अब दिल्ली पहुंचेगी तो दिल्ली के बाद ये कमीशन जो है के लब्बो लबाब जो था इस कमीशन की रिपोर्ट्स का या कमीशन के साथ बातचीत का, उसमें यही है कि ये जो लोग, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी भी पार्टी हैं, वो चाहती हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिले, पहले स्टेटहुड बहाल की जाए और उसके बाद जो है इलेक्शन की जाए। हालांकि आपको बताते चले कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने हाल ही में जो खास इंटरव्यू किया था उसमें स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं पहले इलेक्शन होंगे, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। और आपको बताते चले कि जब 24 जून को आल पार्टी मीट हुई थी, उस आल पार्टी मीट में भी ये डिमांड होती थी कि पहले स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और ये डिमांड जो है गुलाम नबी आज़ाद, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कई मरतबा जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ साथ टारलेस नेता हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की थी कहीं ना कहीं पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। एक दिलचस्प बात है कि सब ये एक साथ एकजुट डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिदा एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपर्क में आ चुके हैं। फिदा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिदा, मैं यही सवाल कर रहा था कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों को आपने बता दिया, ये मैं पूछ रहा था कि जब सब लोग, सभी सियासी जमातें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ये डिमांड कर रही हैं कि पहले जो है स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो राज्य का दर्जा है, राज्य के दर्जे को लेकर जहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में यहाँ कहा कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अगर अब वादा जो दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री है अमित शाह ने जो वादा दिया है हमें पार्लियामेंट के अंदर कि हम यहाँ पे राज्य का दर्जा जो है वो जरूर देंगे और वो राज्य का दर्जा जो है अब जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जी विनोद। फिदा, दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि पहले स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा और उसके बाद इलेक्शन होगी? क्योंकि दबाव तो लगातार बढ़ रहा है। 24 जून को जो दिल्ली में मीटिंग होती उसमें भी ये दबाव बना था। देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि शायद जो यहाँ पर वादा किया है वो वादा पूरा होगा आने वाले दिनों में। जिस तरह से पहले चुनाव को लेकर बात की जा रही है तो शायद चुनाव होगा और उसके बाद ही ये सब चीजें को बताते चले कि हर एक व्यक्ति ने, जितने भी सियासी जमातें हैं, उन्होंने मुलाकात की और खासतौर पर कांग्रेस ने जब मुलाकात की तो कांग्रेस के नेताओं का ये स्पष्ट रूप से ये कहना था कि पहले स्टेटहुड मिलनी चाहिए, पहले हमें
पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसके बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। खुल के बातचीत की। हालांकि कांग्रेस ने हमेशा ही बाइकॉट की रणनीति को इख्तियार नहीं किया है, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो बीडीसी के इलेक्शन हो, चाहे डीडीसी के इलेक्शन हो। उन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी में पूरा फेस जाहिर किया है। लेकिन आज जब वो मिलकर के आए, बाहर उनका क्या कहना था ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डिमांड थी उनको कि अगर मर्द और औरत एक समान है तो अभी तक पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुई है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, सबसे पहले ये। और हमने कहा कि पहले आप स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड वापस दे दीजिए, फिर आप इलेक्शन करवाए। अगर आपको डिलिमिटेशन करना ही है, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड और उसके बाद इलेक्शन करिए। ये हमारी जो हमने उनसे कहा कि जो एतमाद खो गए हैं लोगों का आप और हमारा, उसको आप बरकरार रखिए। ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो एतमाद जो था वो फिर से लोगों पर आप पर हो जाए। हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है। हम अभी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है का जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, दैट स्टैंड्स आवर पॉलिसी, तो वो वही हमारी पॉलिसी है और इन लेटर एंड सुप्रीट हम उसकी हिमायत करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कहा, उनके सामने भी कहा। हमने कहा पहले आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, डिलिमिटेशन एंड देन इलेक्शन, तो वो हमने कर दिया। तो लिहाजा रेस्टोरेशन तो ये हमने बता दिया इनके साथ। हमने जो पहले जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कई इलाकों के साथ बहुत सी ज्यादतियाँ हुई है। जैसे आप संगम वाले को पूछ लीजिए, उसको होमशालीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रखा गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में पड़ती है कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमने उनको यही रिक्वेस्ट की है कि ये जो नाइंसाफियाँ हुई है पहले, वो नाइंसाफियाँ दूर करने की ज़रूरत है। और साथ में कांग्रेस पार्टी ने ये साथ में रखा है कि पहले स्टेटहुड, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद इलेक्शन। वेल दर्शकों, अब हम आपको बताते चलते हैं कि कल सुबह 10 बजे, 9 बजे सुबह रवाना होंगे। इलेक्शन का डिलिमिटेशन कमीशन कश्मीर से रवाना होगा और सुबह 10 बजे सीधे किश्तवाड़ पहुंचेगा और किश्तवाड़ में मीटिंगों का सिलसिला शुरू होगा। और वहां से 1 बजे रवाना होंगे और 1:30 बजे जम्मू पहुंचेंगे और 1:30 बजे से बाद में लगातार 6:30 बजे तक मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन नेक्स्ट डे, अगर हम यूँ कहें कि फ्राइडे को वो चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिलेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया से मुखातिब होने के बाद वो वापस दिल्ली रवाना होंगे। लेकिन एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज के बाद कुछ आउटकम्स निकलेंगे। जो आउटकम्स निकलेंगे उससे रियासत की सियासत में नया बदलाव आएगा, रियासत की सियासत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अजय शान हमारे सहयोगी हैं किश्तवाड़ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि कल हॉटस्पॉट जो है किश्तवाड़ होगा। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों में उत्सुकता है इस डिलिमिटेशन कमीशन के आने पर। जी विनोद जी, देखिए क्योंकि हमारा पुराना डोडा जिला, इसका हमेशा आरोप था यहाँ के लोगों का कि हम ना जम्मू के साथ है ना कश्मीर के साथ है, हम एंड में हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार उनको उम्मीदें हैं कि जो डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की मीटिंग कल परिसीमन आयोग की टीम के साथ किश्तवाड़ में होगी, कहीं ना कहीं कुछ फ्रूटफुल उनके सामने जरूर आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि खाली खाना पूरी है, पहले से ही लकीरें खींच दी गई हैं और सब कुछ तय किया गया। लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका ये कहना था कि हमारा पसमानदा इलाका है और अगर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो उससे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है उसमें और सहयोग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर देखा जा रहा है, लेकिन शंकाएं भी जरूर हैं और उसके बीच भी इंतजार किया जा रहा है कि कल जब आयोग आता है तो उनके सामने क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि जो अभी तक तैयारियां किश्तवाड़ में की गई हैं, डामला किश्तवाड़ में उनको कल मीटिंग है, तो प्रशासन की तरफ से जो जानकारी अभी तक मिली है 30 से 38 के करीब अभी तक डेलीगेशन को एनलिस्ट किया गया है। कुछ लोग ने डायरेक्ट अप्रोच किया है इलेक्शन कमीशन को भी, तो ये सूची बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से आज श्रीनगर में, पहलगाम में जो एनसी ने बाइकाट किया है, उसका असर क्या होगा किश्तवाड़ में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी जो पीडीपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टी की तरफ तैयारी तो देखने को मिल रही है। जी विनोद जी। जी अजय, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू में ये कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जो डिलिमिटेशन या निर्वाचन क्षेत्रों की हदबंदी हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या किश्तवाड़ या डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के लोग या नेता भी ऐसे सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसमें 2011 का सेंशन, ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठाई जा रही है। लेकिन यहाँ के लोग ज्यादातर क्षेत्रफल को लेके
अपनी मांग रखने जा रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इन 3 डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और 6 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। करीब 9 लाख के करीब पॉपुलेशन है और 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिली है, जिसको लेके काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। खासकर जो एसटी तबका यहाँ पर है, काफी आबादी है उनकी, तो उनमें भी उम्मीद जागी है। फाइनली होगा क्या ये तो बाद में समझ आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर हैं। खासकर जिन हालात में ये परिसीमन आयोग यहाँ पर पहुंच रहा है, तो लोगों को काफी उम्मीदें यहाँ पर हैं। विनोद जी, अजय, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि पहले स्टेटहुड हो उसके बाद इलेक्शन हो, उनका ये मानना है कि पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद स्टेटहुड और उसके बाद इलेक्शन हो, क्या यहाँ से भी ऐसी कोई आवाज़ उठ रही है? देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, एनसी या पीडीपी, वो जो उनके हाईकमांड का डिसीजन है वो उसी लाइन को टॉक कर रही हैं। लेकिन जो अंदर खाने यही बात वो भी कह रहे हैं कि केंद्र कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद ही स्टेटहुड बहाल करेगा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने वो तैयारियां अपने इलेक्शंस की जरूर कर रही हैं। बेशक पीडीपी ने अब फॉर्मली बाइकाट का अनाउंस तो किया है, लेकिन उनके जो छोटा कैडर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैडर था, वो भी उम्मीद यही जताया जा रहा था कि वो भी जाके अपनी बात रखें। तो कहीं ना कहीं लोकल लेवल में उनकी कुछ मजबूरियां जरूर हैं, लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा अभी उस तरह से यहाँ पर सामने तो नहीं आया, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से उन्हें नहीं लग रहा कि इतना जल्दी स्टेटहुड मिलेगा। जी विनोद। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, अजय साहन उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से वहाँ के डोडा कहें, रामबन कहें या किश्तवाड़ कहें, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर का क्या क्या नज़रिया है और किस तरीके से वो देखना चाहते हैं। पर हम आपको बताते चले, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भले ही 2011 के जनगणना के मुताबिक परिसीमन हो रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि इंसाफ सबको मिलेगा। अभिजीत जसरोटिया क्या कहते हैं? देखिए, परिसीमन को लेकर जो भी लोगों के मन में संशय है लेकर के 2011 के सेंसस ठीक थे या नहीं थे, उसको लेकर काफ़ी संशय लोगों के मन में चल रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये परिसीमन की जो एक्सरसाइज की जा रही है, इसका एक ही क्राइटेरिया नहीं, इसके 4 और भी क्राइटेरियाज हैं। 5 क्राइटेरिया के बेस पर अगर ये परिसीमन किया जा रहा है, जिसमें भौगोलिक स्थिति भी देखी जा रही है, बोली देखी जा रही है, टोपोग्राफी देखी जा रही है, एक एरिया दूसरे एरिया के साथ कैसे लिंक होता है ये देखा जा रहा है, जनसंख्या देखी जा रही है, काफ़ी कुछ इसके अंदर है। तो मैं एक चीज़ आप सब लोगों को अश्योर कर देता हूँ कि जो भी होगा वो इंसाफ होगा सबके साथ। जम्मू और कश्मीर दोनों के साथ इंसाफ किया जाएगा। कम से कम वैसा नहीं किया जाएगा जैसे आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर करती रही। आप इसका जीता जागता आपके पास सबूत है डीडीसी के जो चुनाव हुए। डीडीसी में जितने मेंबर जम्मू में थे उतने ही कश्मीर में थे। यहाँ से कहते हैं हाथ कंगन को आरसी के, आपके सामने ही सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले वक्त में जो एश्योरेंस मैं आपको भाजपा की तरफ से दे सकता हूँ वो ये है कि जम्मू और कश्मीर दोनों हितों के साथ बराबर का इंसाफ हो। कि अपनी पार्टी का भी ये कहना है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक सेंसेक्स जो है कहीं ना कहीं संशय जरूर बना हुआ है। आइए देखते हैं विक्रम मल्होत्रा क्या कहते हैं। जी विक्रम जी क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में बहुत देर से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आती रही हैं कि जो सेंसस है वो 2011 वाला लिया गया है इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को, और ये कम्प्लीटली जो फैसला था वो मुझे लगता है सरकार का था। और क्योंकि जो 2024 में सेंसस होना है, जो बाकी स्टेट जैसे आसाम और अन्य नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनके साथ होना था, और क्यों सरकार ने ये फैसला लिया और क्यों जल्दबाजी में किया, मुझे लगता है इसका जवाब आपको या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे सकते हैं या इलेक्शन कमीशन दे सकती है, क्योंकि ये बात आम धारणा रही है कि जो 2011 का जो सेंसस है उसके बिना पे कोई भी डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो की जाएगी वो फ्री एंड फेयर नहीं होगी। दर्शकों, कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस होगा अगर हम 2011 की जनगणना के मुताबिक परिसीमन करते हैं। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। तब डिलिमिटेशन को फ्रीज करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बिल लाया गया था और डिलिमिटेशन को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए। उसी पैटर्न पर चलते हुए जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में कोलिशन में थी। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बिल पारित करवाया था। धारा 370 टूटने। दर्शकों, अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उन्होंने पहले ही उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन उनके नुमाइंदे क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन
का प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है उसमें बड़े खदशात पाए जाते हैं। मेजर पॉलिटिकल पार्टी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसमें खदशात जाहिर कर रही है। आपने जैसा सवाल पूछा है मुझे कहा कि इसकी आईनी और कानूनी इजाज़त क्या है। देखिए, कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन इस पर सवालिया निशान कानूनी तौर पर लगता है, आईनी तौर पर यह लगता है कि जब पूरे मुल्क में एलोकेशन ऑफ सीट्स, क्रिएशन ऑफ सीट्स, असेंबली सीट्स और पार्लियामेंट सीट्स पर बैन लगा हुआ है, फ्रीज किया गया, और जब उसके लिए कहा गया है कि 87th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो हुई उसमें 2001 में इसमें कहा गया कि नई सीट्स क्रिएट करने के लिए जो सेंसस है 71 का, उसके बाद उसको कहा कि अनअल्टर्ड समझा जाएगा 2026। दर्शकों, अब हम आपको एक खास बात बताते हैं कि सिख कम्युनिटी ने भी अब ये डिमांड शुरू कर दी है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव लॉ हाउस में जीत के नहीं जाता है, विधानसभा में नहीं जीत के जाता है, और लिहाजा उनके जो इश्यूज़ हैं, मुतालबात हैं, वो नहीं रखे जाते हैं। आज 2 अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक में वो लोग थे जो पहले MLA या MLC रह चुके, मंत्री भी रह चुके हैं, और दूसरे में यूथ था सिख। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनको हमारे साथ की और हमारे विकास की भी जरूर सोच आन पड़े। डिमांड आई थी और असी 3 सीटां जम्मू वास्ते और 2 सीटां कश्मीर वास्ते रिजर्व करना चाहते हैं, और चाहे कोई सीट कर। और ये डिलिमिटेशन कमीशन से अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हमारी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जानी चाहिए, 2 जम्मू सूबे में और 2 कश्मीर सूबे में, ताकि हम अपना नुमाइंदा जो है वो असेंबली में भेज सकें, हमारे भी जो मुश्किलात हैं वो सरकार तक पहुंच सके। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं जो कि हमें पहुंचाने के लिए मुश्किल आती है। जैसे पिछले दिनों में पंजाबी लैंग्वेज का इशू था, जिसको कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला, उस वक्त भी हमें ये कमी महसूस हुई कि हमारे नुमाइंदे जो हैं असेंबली में नहीं होते हैं। तो आज हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी 4 सीटें जो हैं वो रिजर्व की जानी चाहिए, 2 जम्मू में और 2 कश्मीर में, ताकि हम लोग भी अपना नुमाइंदा असेंबली में भेज सकें। और कि रियासत जम्मू कश्मीर में मिनार्टी कमीशन जो है वो नहीं बना हुआ। हिंदुस्तान की सारी रियासतों में, सारी स्टेटों में, और इंडियन गवर्नमेंट का भी मिनार्टी कमीशन है, पूरी स्टेटों में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिनार्टी कमीशन नहीं बना हुआ है, और उस वजह से हमारी कम्युनिटी को बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। नहीं बच सकती हैं जे रिप्रेजेंटेशन सिखां को होएगी, और असी इसे वास्ते सारे ही और असी 3 सीटां जम्मू वास्ते और 2 सीटां कश्मीर वास्ते नहीं बच सकती हैं जे रिप्रेजेंटेशन सिखां को होएगी। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि भले ही केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप SOPs को फॉलो ना करें। केंद्र सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर आपने SOPs को फॉलो नहीं किया तो दोबारा से भी लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन हमने पुंछ में देखा, पुंछ में भी लोग बेफिक्र होकर के, बेखौफ होकर के बिना मास्क पहने बाजारों में घूम रहे हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। मास्क उनके ना पानी क्यों नहीं तो पाए ना थोड़ा बुना करना साफ ही लेना मास्क क्यों नहीं पहना तुझे पता है 3 ले रहा असें रोटी लिखा दिए मास्क खोले ना दुकान पर लिखने ही टाइम मास्क क्यों नहीं पहना हूँ रोटी खा दिए मास्क खोले नहीं। असल में ये था कि ये कान में मुझे फुंसी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा उतारा था। वैसे हाँ तो मेरे पास ही ये देखो ऐसे कस्टमर, मैं इधर साइड में बैठा था, उधर था ही नहीं, कस्टमर के पास में गया ही नहीं। आपका फर्ज बनता है सर कस्टमर नहीं, बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है, हम इंशाल्लाह इसका पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को भी समझाते हैं। लेकिन मुझे ये कान में थोड़ा सा हो गया ना, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे दर्द पेन हो रहा था, तो मैंने ये उतारा था, ऐसे ही किया था, ऐसे ही उतार के। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बड़े दुख की बात है कि आज तक इन लोगों को अवेयरनेस नहीं आई कि हमें ये मास्क और डिस्टेंस का जो है
गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करना चाहिए। अगर किसी को कोई भी अधिकारी, चाहे पुलिस का हो चाहे कोई किसी और दूसरे डिपार्टमेंट का, तो ये आगे से कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए है। एक आदमी जो है 100 आदमी को गंदा कर सकता है। दर्शकों, ऐसी ही हालत भद्रवा भी देखी गई। भद्रवा में भी लोग बेपरवाह होकर के चल रहे थे। हम भद्रवा के लोगों से ये अपील करते हैं कि ये जो कोविड-19 की ये तीसरी लहर सुनने में आया है कि ये जल्द ही आने वाली है। देखो, पहली लहर आई थी उसमें भी कितना नुकसान हुआ, दूसरी लहर जो आई उसमें भी बहुत सारी कैजुअल्टी हुई, हमें कितना नुकसान झेलना पड़ा, और आज ये सुनने में आया है कि तीसरी लहर फिर से आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, मास्क पहनकर चलना होगा और जो 2 गज़ की दूरी है वो बनाकर चलना होगा। आपने देखा होगा कि पहली लहर आई उसमें कितनी कष्टी आई, कितनी उसमें कैजुअल्टी हुई, फिर दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में भी आपने देखा पहली लहर से ज़्यादा नुकसान हुआ, और अब तीसरी लहर आने वाली है, ना जाने कैसी होगी। लेकिन हमारे भद्रवा के अंदर शरेआम लोग घूम रहे हैं, जैसे कि आज से 1.5 साल पहले चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। वो इस चीज़ को भूल चुके हैं और बोलने पर भी लोग ना मानते हुए कंट्रोल अपने आप पर नहीं करते हैं। देखिए, मैं लोगों को एक चीज़ साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप लोग टीवी देखते हो, न्यूज़ सुनते हो कि आज आगे जो तीसरी लहर आने वाली है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी तैयार बैठी हुई है। अगर हम एसपीओ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए खतरा बन जाएंगे, बाकी सोसाइटी के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो एसपीओ का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, जो जरूरी काम है तभी मार्केट में आए, ऐसे मार्केट में बेफिजूल ना घूमें। लेकिन हमने उधमपुर के तहसीलदार से बातचीत की, अमित वर्मा से, तो उनका ये कहना था कि सख्ती करने की ज़रूरत है। अगर आप तीसरी वेव को न्योता नहीं देना चाहते हो तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जो सेकंड वेव आई है तो लोगों के मन में ये है कि ये अब ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पहले से कमज़ोर जरूर हुई है। आपने भी देखा होगा कि जो हमारे देश के, जहाँ हमारे यूटी के, जहाँ उधमपुर के जो मामले हैं वो उसमें कमी जरूर आई है। तो जिस तरह से आपने बताया कि लोगों के मन में ये है कि ये अब ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है लगभग, तो लोगों ने, आपकी बात सही है कि मास्क थोड़े कम कर दिए थे पहले, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क है इसमें। तो इसमें डीसी मैम ने 10 टीमें जो हैं, 10 मजिस्ट्रेट जो हैं, तो विद इन म्यूनसिपल जो लिमिट है इसमें 21 वार्ड है हमारे उधमपुर के, तो उसमें लगाए हुए हैं। तो जो भी 2 गज की दूरी जो नहीं रखता है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग किसी दुकान पर नहीं होती है, तो हमारे मजिस्ट्रेट जो हैं वो रोज़ के रोज़ फाइन कर रहे हैं। ये सिटी की बात हुई उधमपुर की। बाकी जो नियाबत हैं वहाँ नायब तहसीलदार कंसर्न है, जहाँ हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है और इसको चेक करने में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और कामयाबी हो रहे हैं। लोगों का सहयोग भी मैं चाहूँगा कि हमें मिले और उनको ये बात समझनी चाहिए कि अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे आपने भी सुना होगा कि मीडिया पर भी ऐसा है कि शायद 3rd वेव भी जल्दी ही टच करे हमारे देश को, जो हमारे यूटी को। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।